हेलो एवरीवन। आज हम लोग लेक्चर सर्वे का लेक्चर नंबर 4 देखने जा रहे हैं। ठीक है। तो जो सर्वे है बाबू आपका अभी थर्ड सेमेस्टर में आप होंगी। ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में होंगी। और पहले 2 मिनट ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है। बहुत काम की चीज़ बता रहे हैं। थर्ड सेमेस्टर में होंगे तो आपका यहाँ पे सर्वे है। ठीक है। तो ये ब्रांच पेपर है जो गेट में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा आपके सिलेबस से एक्स्ट्रा बताया जाएगा ताकि आप गेट के तैयारी के लिए एलिजिबल हो। वहाँ पे क्या है मतलब बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि आपका मान लीजिए इस सेमेस्टर पेपर है, स्टेप 1 क्या है, सेमेस्टर पेपर है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, गेट है। ठीक है। यहाँ पे गेट है। तो बीच में कुछ गैप आ जाते हैं। गैप किसके वजह से आते हैं कि आप मान लीजिए कि सर्वे पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो अभी आप सेमेस्टर पेपर के हिसाब से पढ़ रहे होंगे। ठीक है। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे और गेट में है जो एडवांस लेवल का पढ़ाया जाएगा। गेट आप समझ ही रहे हैं कि कितना टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। तो वहाँ पे क्वेश्चन भी थोड़ा सा हाई लेवल के पूछा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेमेस्टर में सेमेस्टर तरह पढ़ा दिया गया, गेट में गेट तरह के पढ़ा दिया गया। आप आपको बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है, थोड़ा सा गैप आ जाता है। उस गैप को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। उस गैप को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो खत्म करने का मतलब कि यहाँ पे कुछ एक जो आपको गेट लेवल को टच करे ऐसा कुछ पॉइंट बताया जाएगा, ऐसा थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो आपको अपना पेशेंस को रख के उसको स्टडी करना है। जो चीज़ समझ में नहीं आए तो उसको दोबारा उसी चीज़ को रिपीट करके देखना है। तब तक समझना, तब तक देखना है जब तक कि समझ ना आ जाए। ठीक है। वैसे एक बार से ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा देखने का, लेकिन फिर भी बाय द वे आपको अगर नहीं समझ में आया एक बार तो उसको रिपीट करके देख लीजिएगा। तब तक आगे नहीं बढ़िएगा, तब तक पीछे समझ में नहीं आया। कोशिश करेंगे कि आपको एक बार में ही समझाने की कोशिश करें हम। ठीक है। तो इसको आप ध्यान से पढ़े। ठीक है। और जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, अदर सब्जेक्ट हैं, सेमेस्टर पेपर सब्जेक्ट है, उसको आप थोड़ा बहुत भी पढ़े तो काम चल जाएगा। जैसे बायोलॉजी है आपका, और एक दो सब्जेक्ट है जैसे इंग्लिश है आपका, मैथ है आपका। तो ये सबको उतना नहीं भी पढ़े, काम के लिए भी पढ़े तो काफ़ी है। ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ऑफसेट। तो ऑफसेट के बारे में आप पीछे पढ़े होंगे, हर एक पॉइंट को वहाँ पे बताया गया था कि मेन सर्वे स्टेशन क्या है। पीछे पढ़े हैं ना, लेक्चर नंबर 3 देखे हैं ना। तो वहाँ पे आपको बताए थे कि मेन सर्वे स्टेशन क्या है, बेस लाइन क्या है, सब्सिडरी स्टेशन क्या है, ऑफसेट क्या है, टाई लाइन क्या है, ये सब चीज़ के बारे में बताए थे। तो उसमें एक ऑफसेट मिला होगा। ऑफसेट क्या बता रहे थे कि जो लेटरल मेजरमेंट होता है, lateral measurements measured from survey line which can be perpendicular। एक मान लीजिए सर्वे लाइन है, सर्वे लाइन से हमको इस बिल्डिंग का मेजरमेंट करना है। तो अगर परपेंडिकुलर जो मेजरमेंट ले रहे थे उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, ऑफसेट बोल रहे थे। तो वहां तक आप क्लास देख चुके होंगे। तो यहाँ से उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट है और क्या एरर आ सकते हैं उसमें, उसको देखने वाले हैं। ठीक है। तो सेमेस्टर पेपर के लिए तो ऑफसेट क्या है उतना ही जान ले काफ़ी है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ऑफसेट। इट शुड बी परपेंडिकुलर, ये क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। और ऑफसेट ये तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर ही होता है तो हम लोग ऑफसेट बोलते हैं। ठीक है। तो दूसरे पॉइंट में है शॉर्ट ऑफसेट एंड ऑफसेट हैविंग लेंथ लेस देन 50 मीटर। अगर 15 मीटर से कम है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट ऑफसेट बोलते हैं। अगर बड़ा उससे ज़्यादा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग ऑफसेट बोलते हैं। ठीक है। लेकिन लॉन्ग ऑफसेट में एक दिक्कत आ सकता है, एरर आ सकता है, जिसको हम लोग लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट के नाम से बोल रहे हैं यहाँ पे। तो लेंथ ऑफ ऑफसेट शुड नॉट बी टू लॉन्ग, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसमें क्या आ जाएगा, एक एरर आ जाएगा, एरर ऑफ फील्ड विल प्रोपोगेट इन द ड्राइंग शीट। जब आप ड्राइंग शीट पे उसको ड्रॉ करेंगे तो उसमें एक एरर दिखेगा। तो एरर दो तरह से दिख सकता है, एक एंगुलर मेजरमेंट में दिख सकता है और एक लीनियर एज वेल एज एंगुलर में दिख सकता है। ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से दोनों ईरर के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो यहाँ पे आपको बस एक फॉर्मूला जान लेना है कि अगर एंगुलर मेजरमेंट में कितना ईरर आ सकता है और एंगुलर एज वेल एज लिनियर में कितना आ सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बार करके भी दिखाएंगे, एक्सप्लेन करके भी दिखाएंगे। तो आपको बस आपको फार्मूला हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक है। प्रूफ नहीं करना है, फार्मूला याद रखना है। तो चलिए हम करके भी दिखा दे रहे हैं। पहला केस ले रहे हैं कि वेन द देयर इज एन एरर इज एंगुलर मेजरमेंट ओनली। जब हम लोग एंगुलर मेजरमेंट ले रहे हैं, एंगुलर मेजरमेंट,
तब ईरर कितना आ सकता है। तो मान लीजिए जो लेंथ है, डिस्टेंस जो मेजर की है वो कितना है, एल है। तो यहाँ पे जो होगा हॉरिजेंटल एक्सिस पे एल साइन थीटा, और इधर कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा। कंपोनेंट लेते हैं ना, तो कंपोनेंट लिए तो कितना हो गया, एल साइन थीटा एल कॉस थीटा। आप ईजीडी पढ़े होंगे, ईजीडी में पढ़े होंगे स्केल ऑफ ड्राइंग, यानी आरएफ जिसको आप बोलते थे, तो 1:2 का, 1:3 का, इस तरह से पढ़ते थे ना स्केल आरएफ। और ईरर कैसे हम लोग निकालते थे, लेंथ ऑफ स्केल कैसे, मेजर्ड लेंथ इनटू आरएफ करते थे। तो पहले तो ये देखिए कि स्केल ऑफ ड्राइंग कितना है, 1/s है, जिसको हम लोग आरएफ के नाम से जानते थे। ईरर इन द फील्ड कितना था, एल साइन थीटा आया था। तो ईरर इन ड्राइंग क्या होता था, मेजर्ड लेंथ इंटू आर एफ, ठीक है। तो एल साइन थीटा इंटू आर एफ यानी 1/s। यहाँ पे स्केल है जो फील्ड डिस्टेंस को बताता है। आर एफ आप क्या पढ़े थे, आर एफ क्या पढ़े थे, जो मैप डिस्टेंस टू द फील्ड डिस्टेंस पढ़े थे, हाँ सर पढ़े थे। तो और यहाँ पे फील्ड डिस्टेंस मान लीजिए 10 किलोमीटर है, उसको हम 1 सेंटीमीटर मान लेते थे, ऐसे करके बनाते थे ना, ठीक है। तो वही यहाँ पे स्केल ऑफ ड्राइंग है आरएफ जिसको हम लोग बोल रहे हैं। तो वहां से मेजर्ड लेंथ क्या हो जाएगा, ईरर ऑफ ड्राइंग कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा इंटू 1/s, मेजर्ड लेंथ इंटू स्केल, फील्ड का डिस्टेंस। एक बात आपको जानना है, एक बात आपको जानना जरूरी है कि जो ड्राइंग हम लोग बनाते हैं तो उसमें अगर ईरर, देखिए कहीं भी कुछ करते हैं तो ईरर आने की संभावना होती है, आती भी है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जैसे बिल्डिंग भी बनता है ना, तो नीचे जो जैसे बिल्डिंग सॉइल होता है नीचे कंपैक्ट होता है, धंसता है, तो उसमें भी दिया जाता है कि 5 mm तक अगर आपका जो बिल्डिंग्स है वो अगर कोलैप मतलब धस रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, तब सही है। लेकिन उससे ज़्यादा होगा तो आपका बिल्डिंग में क्रैक्स आ जाएगा, आपका बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से हर जगह एक लिमिट होता है। जैसे आप ही कहीं पे घर घर उर पे होते होंगे, थोड़ा बहुत हल्ला करते होंगे तो नहीं कोई डांटते होंगे, लेकिन ज़्यादा अगर होता होगा फिर गुस्साने लगते होंगे, ठीक है। तो क्लास में ही बैठते हैं तो वैसा ही हल्का फल्का बात हो रहा है तो कुछ नहीं बोलते, जैसे ही एक्स्ट्रा होता है बोलना स्टार्ट कर देते हैं सर, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर मैक्सिमम इरर परमिटेड जो ड्राइंग किया है कि अगर 0.025 mm अगर आपका इरर है तब सही है, मतलब वहां तक आप ले सकते हैं। लेकिन उससे जैसे ही थोड़ा सा भी ज्यादा होता है तो आपका ड्राइंग को परमिट नहीं मिलेगा, परमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। उसको फिर से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा। तो यानी मैक्सिमम एरर कितना है, 0.25 mm है, जिसको हम लोग सेंटीमीटर में लेते हैं, तो सेंटीमीटर में 0.025 सेंटीमीटर आएगा, 0.025 सेंटीमीटर आएगा। तो आप जो अभी फॉर्मूले निकाल रहे थे, फॉर्मूले निकाल रहे थे, वो कितना आया था, एल साइन थीटा, जो ईरर आपका आया था, जो ईरर आया था वो कितना आया था, एल साइन, कहाँ गया, एल साइन थीटा 1/s, 1/s, ठीक है। ईरर कितना मैक्सिमम होना चाहिए, 0.25 mm यानी 0.025 सेंटीमीटर। तो एल साइन थीटा 1/s इजकल टू 0.025। तो यहाँ से एल का मान निकालना है, डिस्टेंस का मान निकालना है। तो एल कितना हो जाएगा, इधर 1 मतलब एस है भागा में तो गुना में, और साइन थीटा उधर जाके क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा कैसे, साइन थीटा नीचे आएगा यानी गुना में तो इधर भागा में, तो 1/साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो यानी एल इजकल टू 0.025 × s कॉसेक थीटा। ये हो गया ईरर, ठीक है। अच्छा ईरर, और ये जो वैल्यू आएगा सेंटीमीटर में आएगा, किस में आएगा, सेंटीमीटर में। और जो एस का डिस्टेंस रखना है वो मीटर वाला रखना है, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल बनवाएंगे इस पे आगे, तो न्यूमेरिकल बनवाएंगे तो यहाँ पे एस का वैल्यू होगा, फील्ड डिस्टेंस होगा, वो मीटर, ध्यान रखना है मीटर में रखना है, लेकिन जो वैल्यू आएगा ईरर वो सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है, वैल्यू आएगा सेंटीमीटर में आएगा। चलिए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा है नीचे साइन थीटा, जैसे ये एल साइन थीटा गुना में था तो भागा में था, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, एल इजकल टू 0.025 × s बटा साइन थीटा, ठीक है। एरर किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। एल इजकल टू कैसे लिख सकते, 0.025 × s, आई ने गुना में तो इधर भागा में साइन थीटा, ठीक है। तो ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया किसके लिए, लीनियर के लिए। अगला देखने जा रहे हैं हम लोग लीनियर एज एंगुलर के लिए, ठीक है। किसके लिए देखने जा रहे हैं, एंगुलर एज वेल एज लीनियर के लिए देखने जा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लीनियर मेजरमेंट भी एंगुलर मेजरमेंट भी दोनों को ले रहे हैं। तो एल साइन थीटा हो गया, एल कॉस थीटा हो गया, ठीक है।
तो ये अगर हम इसको डिस्टेंस ले इसको निकालना चाहें तो एल साइन थीटा का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसको अंडर रूट हाइपोटेनियस वाला से निकाल लेंगे। तो स्केल ऑफ ड्राइंग यहाँ भी स्केल कितना होगा, 1/s होगा। एरर इन फील्ड कितना होगा, दोनों को ले रहे हैं तो एल साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। एरर इन ड्राइंग क्या होता है, मेजर्ड लेंथ इंटू आर एफ होता है। तो आर एफ यानी स्केल यहाँ पे कितना है, 1/s है, तो हो जाएगा अंडर रूट एल साइन थीटा का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/s। ठीक है, बट मैक्सिमम एरर कितना आप जाने कितना होता है, 0.25 यानी 0.25 सेंटीमीटर होता है। तो उसके इक्वल कर दिए, यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लिए। वैल्यू कैसे, इसको सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा कर लीजिएगा कि 1/s इन्हें भागा में तो इधर गुना में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। अब इधर क्या है, अंडर रूट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस में प्लस में एक्स स्क्वायर, तो इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एल साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इधर क्या बना देगा, अंडर रूट बना देगा। साइन थीटा इन्हें गुना में, तो उधर भागा में बन जाएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो आ जाएगा अंडर रूट 0.25 एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉसेक थीटा। ये साइन थीटा है ना, तो नीचे जाएगा साइन थीटा भागा में, तो ये 1/साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो यानी अगर एंगुलर और लीनियर दोनों में है तो उसको हम लोग क्या बोलते, किस फार्मूला से बनाएंगे, एल इजिकल टू अंडर रूट 0.025 इंटू एस का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉसेक थीटा। ये थीटा कहाँ से आएगा, जो एंगुलर मेजरमेंट कर रहे हैं वहाँ पे एंगल दिया रहेगा। ठीक है, तो वहाँ से पुट करके बनाएंगे। तो यानी अब से आपको सिर्फ दो चीज़ याद रखना है। पहला याद रखना है, अगर एंगुलर में रहेगा तो फार्मूला कितना, 0.025 एस क्या है यहाँ पे, फील्ड डिस्टेंस बटा साइन थीटा। अगर लीनियर में भी है तो कैसे कितना होगा, 0.025 एस का होल स्क्वायर। एस यहाँ पे क्या है, फील्ड डिस्टेंस है। ठीक है, एस क्या है, फील्ड डिस्टेंस दिया रहेगा, फील्ड डिस्टेंस। ठीक है, फील्ड डिस्टेंस दिया रहेगा, ठीक, फील्ड डिस्टेंस दिया रहेगा। ठीक है, तो फील्ड डिस्टेंस हो गया, ये लीनियर डिस्टेंस हो गया, दोनों दिया रहेगा, तब ये फॉर्मूला लगाना है। अब आते हैं रेंजिंग के बारे में आते हैं। तो रेंजिंग को समझने के लिए सबसे पहले आइए आपको एक पेज पे समझाते हैं इसके बारे में डिटेल से कि रेंजिंग क्या होता है। ठीक है, रेंजिंग क्या होता है, तो ये पहले क्लास लिए थे, इसको मिटा देते हैं, फिर से आपको समझाते हैं। ठीक है, चलिए रेंजिंग पढ़े थे पीछे, सॉरी चेनिंग पढ़े थे पीछे क्लास में। हाँ सर पढ़े थे, क्या पढ़े थे चेनिंग में, कि हम लोग 30 मीटर का 20 मीटर का चेन होता था। ठीक है, 20 मीटर का 10 मीटर का 15 मीटर का चेन होता था, उसे हम लोग मेजरमेंट लेते थे। तो मान लीजिए ये फील्ड है जिसका लेंथ है 30 मीटर, तो हम लोग यहाँ से यहाँ एक चेन हो जाएगा, एक चेन हो जाएगा, मेजर हो गया। ठीक है, 15 मीटर का है, 20 मीटर का है, तो उससे हम लोग आसानी से मेजर कर लेते थे, एरर भी नहीं आता था, एरर भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि उससे कम रहेगा तो एरर कैसे आएगा। मान लीजिए कि 25 मीटर का है, 25 मीटर का है, और हम मेरे पास 30 मीटर का लेंथ है, तो यहाँ से एक चेन यहाँ पे डायरेक्ट धरेंगे, अब 25 मीटर को वहाँ पे शो कर, यहाँ पे एक लिंक बना रहता है जो 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर पे शो करता है। ठीक है, तीन वो है तो 15 मीटर इस तरह से करता है। तो जहाँ 25 मीटर होगा वहां तक यहाँ पे हम समझ जाएंगे कि इतना मेरा 25 मीटर का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, 25 मीटर यहाँ तक है। तो अगर 30 मीटर से कम, जैसे 30 मीटर का चेन है, 30 मीटर से कम का डिस्टेंस मेजर करना, तब तो चेनिंग सही है, चेनिंग सही है। लेकिन लेकिन अगर 30 मीटर से ज़्यादा मेजर करना है, 30 मीटर से ज़्यादा मेजर करना है, ध्यान से सुनिएगा, 30 मीटर से ज़्यादा मेजर करना है तो गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कैसे देखिएगा, आप खुद सोचिएगा, इसमें सोचने वाली बात है। ए पॉइंट है, अब मान लीजिए यहाँ बी पॉइंट है, ये आपको पता नहीं है 150 मीटर से ज़्यादा ही होगा, 200 मीटर होगा, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। चेन आपका कितना क्या आता है, 30 मीटर का ही, मैक्सिमम 30 मीटर का ही आता है, 20 मीटर 15 मीटर 5 मीटर और कितना 30 मीटर का। तो आप 30 मीटर से लगभग 200 से 150 मीटर का मेजरमेंट करना है, तो आप ले जाएंगे तो कैसे होगा, एक बार ले गए तो इधर हो गया, फिर ले गए इधर हो गया। तो देखिए बढ़ते बढ़ते इसमें क्या होगा, एरर बढ़ जाएगा ना, एरर आ जाएगा ना, डिस्टेंस ज़्यादा मेजर है। अगर आप स्ट्रेट लाइन में मापते तब और ऐसे माप आ गया तब, बताइए दोनों में सेम होगा। आप अच्छा, आप ऐसे बताइए, किन्हीं को लग रहा होगा सर वैसे कैसे होगा,
तो एक चीज बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप सादा कॉपी पे लिखने की कोशिश किए, लाइन वाला पे लिखते होंगे तो एकदम सामने सामने लिखाता होगा, लेकिन जब सादा कॉपी पे लिखना स्टार्ट करते होंगे एकदम धीरे धीरे एकदम यहाँ पहुंच जाता होगा, होता है ना। लिखते हैं तो सादा कॉपी में लिखते हैं, देखते तिरछा लिखाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमको लाइन पता नहीं होता है। लाइन पता नहीं होता कि कैसे जानना है। हम लोग लिखते लिखते ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे तो हम सादा कॉपी पे जनरली लिखते तो मेरा नहीं होता, लेकिन आप लोग देखते होंगे धीरे 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 तिरछा लिखा जाता है। और एक टाइम तो ऐसा आता है कि इन्हीं को ऐसा लगता है, बहुत लोग को देखें कि उनका तो पता नहीं लगता है हवाई जहाज जैसा उड़ा देते हैं नीचे से ऊपर तक, ठीक है। तो वही चीज है कि जब आप एक एक खेत में माप रहे हैं, खेत में माप रहे हैं, तो आप अगर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और 150 से 200 मीटर की दूरी है, तो आप मापने जाएंगे ना तो ये धीरे धीरे क्या होते जाएगा, ऐसे 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 मेजर हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट तो जहाँ पे मापना है तो वहाँ पे तो आप घूर फिर के आ ही जाएंगे, लेकिन वहाँ पे डिस्टेंस आपका ज्यादा मापा जाएगा। एज किसके रिस्पेक्ट में? जो स्टेट लाइन पे मापते हैं उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा डिस्टेंस मापा आ जाता है। पहला इरर हो गया, पहला इरर हो गया। दूसरा इरर क्या हो सकता है? दूसरा इरर क्या हो सकता है? अगर ज्यादा डिस्टेंस है, आप चेन से माप रहे हैं, तब क्या हो सकता है? दूसरा क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे 30 मीटर कहाँ तक आता, मान लीजिए 30 मीटर यहाँ तक आता। अब पेग गार्ड यहाँ पे कोई चिन्हासी के लिए हम लोग हुक और पेग पढ़ाए थे ना, हुक और पेग, ठीक है। पेग इस तरह से बनाए थे, पेग इस तरह से बनाए थे, ठीक है। तो हुक और पेग पीछे देखे होंगे आप क्लास तब पेग यहाँ पे गाड़ेंगे, पेग यहाँ पे गाड़ेंगे, तो हो सके 30 मीटर मापा रहे गलती से, मिस्टेक तो गलती से ना होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ तक पॉइंट था, अब गड़े के यहाँ पे तो गड़ा गया जरी सा आगे पे, खेतवा में क्या पे था कि जब कहाँ पे था, तो गड़ने का यहाँ गड़ा गया, यहाँ गड़ा गया पीछे, उसमें भी इरर आ गया, उसमें भी इरर आ गया। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रेंजिंग का इस्तेमाल करते हैं, रेंजिंग रॉड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं बाबू? रेंजिंग रॉड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब रेंजिंग रॉड है क्या? पहले तो रेंजिंग क्या है, तो रेंजिंग को समझने के लिए पहले हम लोग रेंजिंग रॉड देखते हैं। क्या देखते हैं? रेंजिंग रॉड देखते हैं। इससे क्या फायदा होता है, तो आइए सबसे पहले रेंजिंग रॉड देख लेते हैं, उसके बाद उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए रेंजिंग इस तरह से रॉड होता है, ठीक है। इस तरह से रॉड होता है, बना रहता है। ये 20-20 मीटर पे, 20-20 मीटर पे, सॉरी 20-20 सेंटीमीटर पे रेड का व्हाइट का इस तरह से पैटर्न बना रहता है। और एक रड के, लोहा के रड रहता है ना, लोहा के रड जैसा रहता है, ठीक है। नीचे सू रहता है ये ब्लैक कलर का, जिसको हम लोग जमीन में गाड़ते हैं, ठीक है। और ऊपर फ्लैग लगा देते हैं चिन्हासी के लिए, अगर बहुत ज्यादा दूर तक चला गया तो नहीं दिखेगा, तो फ्लैग दिखता है, उड़ते रहता है, तो पता चल जाता है, ठीक है। तो उसके लिए करते हैं। एक सेम तरह का यहाँ पे ऑफसेट रॉड होता है, ऑफसेट रॉड होता है, ठीक है। जो यहाँ भी, इसमें भी ब्लैक, एक रेड कलर का रहेगा, एक व्हाइट कलर का रहेगा, ठीक है। इस तरह से बना रहता है। और नीचे ब्लैक कलर का रहेगा। नीचे कैसा कलर का रहेगा? ब्लैक कलर का। ये ब्लैक कलर का शू रहेगा, जिसको हम लोग जमीन में गाड़ते हैं, ठीक है, ये शू। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है पहले यहाँ पे जानते हैं। अब अच्छा, रेंजिंग रड में कोई दिक्कत? एक रड रहता है जिसमें रेड और व्हाइट का पैटर्न बना रहता है, वो कितना सेंटीमीटर पर रहता है? 20-20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर रेड है, 20 सेंटीमीटर व्हाइट, आ ऊपर रहेगा 20 सेंटीमीटर रेड, 20 सेंटीमीटर व्हाइट, ठीक है। तो ये 5 मीटर 6 मीटर इस तरह से रहता है। अगर 3 मीटर का रहता है तो उसको ऑफसेट रॉड बोलते हैं, इससे बड़ा रहता है तो रेंजिंग रॉड बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ऑफसेट रॉड और रेंजिंग रॉड में कोई अंतर नहीं है, बस इतना अंतर है कि 3 मीटर के लिए, 3 मीटर का होता है तो ऑफसेट रॉड बोलते हैं, इससे बड़ा होता है तो रेंजिंग रॉड बोलते हैं। दूसरा डिफरेंस सुनिएगा, दूसरा डिफरेंस, सॉरी, इसका डिफिनेशन सुनिएगा, इसका डिफिनेशन सुनिएगा कि द ऑफसेट रॉड इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट द ऑफसेट ऑफ शॉर्ट लेंथ। ये किसके लिए यूज किया जाता है? शॉर्ट लेंथ के लिए यूज किया जाता है। आर सिमिलर टू ए रेंजिंग रॉड एंड यूजुअली फॉर 3 मीटर, ठीक है। ये 3 मीटर का होता है और ये सिमिलर किसके जैसा होता है? रेंजिंग रॉड के जैसा होता है। तो ऑफसेट रॉड तो यहाँ पे अभी पढ़ने का नहीं था, लेकिन आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी आपको बोले थे कि ये गैप को खत्म करेंगे, किस गैप को? जो आपको गेट और सेमेस्टर पेपर है, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा देखिए, आपने कॉपी पे जो हम नोट्स दिए होंगे वहाँ पे फिगर नहीं बना होगा, बनाने का ध्यान नहीं रहा था, ठीक है। और स्पेस भी नहीं वहाँ था कि आपको बना देते, तो चलिए यहाँ बना दिए, आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा डिफिनीशन में ऑफसेट रॉड क्या है, तो लिखिए तो द ऑफसेट रॉड इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट द ऑफसेट ऑफ शॉर्ट लेंथ। इट इज सिमिलर टू ए रेंजिंग रड एंड यूजुअली ऑफ 3 मीटर लेंथ, ठीक है। तो सॉफ्ट शॉर्ट लेंथ, सॉफ्ट
ऑफसेट रॉड का लिख लिए, ठीक है। अब रेंजिंग रॉड के बारे में समझते हैं, रेंजिंग रॉड क्या है। तो ये रेंजिंग रॉड, पहले तो इसका स्ट्रक्चर देख लिए कैसा बना रहता है, रेंजिंग रॉड कैसा होता है। अगर आप क्लियर फिगर देखना चाहते हैं तो गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए उसके बाद अब यहाँ पे इसका कहानी पढ़ते हैं कि अगर हमको 100 से 200 मीटर की दूरी मेजर करना होता है, 200 मीटर की दूरी मेजर करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ कुछ दूरी पे रेंजिंग रॉड को डाल देते हैं, रेंजिंग रॉड को डाल देते हैं, ठीक है। रेंजिंग रॉड डाल दिए, रेंजिंग रॉड डाल दिए, रेंजिंग रॉड डाल दिए, ठीक है। इस तरह से रेंजिंग रॉड डाल दिए, रेंजिंग रॉड डाल दिए, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, कैसे हम लोग रेंजिंग रॉड रखते हैं, आपको याद है प्रेयर में खड़ा होते थे, प्रेयर में खड़ा होते थे तो एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए क्या करते थे, सर क्या बोलते थे, आपको याद है, बचपन वाला थोड़ा सा याद कीजिए, कि आपको बोलते थे कि अगला आदमी आपसे नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पे आप खड़ा हो, यहाँ पे आप खड़ा हो, तो अगला आदमी का सिर्फ मुंडी दिखना चाहिए, इसके आगे वाला नहीं दिखना चाहिए, इसके आगे वाला नहीं दिखना चाहिए, ऐसा बोलते थे। फिर इसको बोलते थे, पहले बना देते इस तरह से, याद कि अगर ऐसा आपके साथ हुआ होगा तो पक्का समझ में आ जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो आपको बोलते थे सर कि खड़ा हो, ये दिख, आपको इसका मुंडी दिखना चाहिए, अगला वाला का नहीं दिखना चाहिए, इसको इसका मुंडी दिखना चाहिए, इसको इसका मुंडी, इसका इसका, आगे वाला का, उससे आगे वाला का नहीं दिखना चाहिए। अगर इस तरह से सिर्फ सबका आगे वाला का दिखता था तो लाइन स्ट्रेट हो जाता था, याद है, याद है, लाइन स्ट्रेट हो जाता था, हाँ सर याद है। तो उसी तरह से यहाँ पे एक देखने वाला ऑब्जर्वर होता है, यहाँ पे देखने वाला ऑब्जर्वर होता है, जो क्या करता है कि इसको देखता है, इस रॉड को देखता है, ध्यान से सुनिएगा, एक आंख से, एक आंख बंद करके, एक आंख बंद करके, यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होता है वो क्या करता है, एक आंख बंद करके इस रेंजिंग रॉड को देखता है, सिर्फ इस रेंजिंग रॉड को। इसके सामने सारे रेंजिंग रॉड को डाला जाता है। अगर दिख रहा है अगला रेंजिंग रॉड, मतलब वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, उसको बोलेगा आओ थोड़ा लेफ्ट करो और थोड़ा राइट करो, जिधर दिखेगा ना बोलेगा। जहां दिखना बंद हो गया अगला, मान लीजिए इसको देख रहा था, इसको दिख रहा था, दिखने लगा, ये वाला दिखने लगा, तो बोलेगा, इसको बोलेगा और थोड़ा लेफ्ट राइट, मतलब इधर घसकाओ चाहे इधर घसकाओ, ठीक है। तो कहीं घसकाओ, जब ये देखना बंद हो जाएगा मतलब इसके ये स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। उसी तरह से इसका अगला वाला क्या करता है, उसी तरह से इसका अगला वाला क्या करता है, जब सब दिखना, आगे वाला सब दिखना बंद हो जाए तो मतलब ये स्ट्रेट लाइन में हो गया। अब क्या कीजिए, आप चेनिंग के थ्रू अब सबका मेजरमेंट कर लीजिए। अब तिरछा होने का डर नहीं ना है, अब तिरछा जाने का डर नहीं ना है, इसी में चेनिंग के थ्रू आप क्या कर दीजिए, मेजरमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो या दूसरा भी ट्राइप अथी के क्या बोलते हैं, थियोडोलाइट के मदद से कीजिए, अगर चेनिंग नहीं करना चाहते हैं तो दूसरे इक्विपमेंट की मदद से कीजिए, ठीक है। तो यही आपका क्या है, रेंजिंग था, यही रेंजिंग प्रोसेस था, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे अब नदी आ गया, मान लीजिए नदी आ गया, अब एक और दूसरा काम कहाँ आ सकता है, मान लीजिए नदी आ गया, तो नदी में चेनिंग करना तो संभव नहीं है, नदी में चेनिंग करना, ये नदी बह रहा है तो यहाँ पे चेनिंग करना संभव नहीं है, तो रेंजिंग लगा देंगे, यहाँ एक रेंज लगा दिए, यहाँ पे एक रेंज लगा देंगे, अब तो संभव हो गया, अब तो संभव हो गया, ठीक है, अब संभव हो गया। तो इस तरह से हम लोग रेंजिंग करते हैं, इस तरह से रेंजिंग करते हैं, ठीक है। तो चलिए रेंजिंग के बारे में देखते हैं, रेंजिंग क्या होता है। रेंजिंग इज ए प्रोसेस अलाइनिंग द पॉइंट इट अ स्ट्रेट लाइन, याद है, मतलब क्लियर है, अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। रेंजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ अलाइनिंग द पॉइंट इट अ स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट बनाते हैं, मतलब अलाइन करते हैं, ठीक है। और इट इज डन यूजिंग रेंजिंग रॉड, अब किसके मदद से करते हैं, रेंजिंग रॉड्स के मदद से करते हैं। तो अभी रेंजिंग रॉड्स के बारे में बता रहे थे कि रेंजिंग रॉड्स, जो एक रॉड होता है, लोहा का रड होता है, उसमें एक शू बना रहता है, एक लोहा का रड रहता है, उसमें नीचे एक शू बना रहता है, ठीक है। और ये 3 मीटर से ज़्यादा होता है तब रेंजिंग रड बोलते हैं, और 3 मीटर का होता है तो उसको ऑफसेट रॉड बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, 20-20 सेंटीमीटर पे, 20-20 सेंटीमीटर पे ब्लैक वाइट का पैटर्न बना रहता, रेड और वाइट का पैटर्न बना रहता है, ठीक है। रेड का 20 सेंटीमीटर पे रेड है तो 20 सेंटीमीटर पे वाइट है, ठीक है। तो इस तरह से 20-20 सेंटीमीटर पे बना रहता है। ये शू जो होता है ब्लैक कलर का बना रहता है, किसका कैसा रहता है, ब्लैक कलर का शू रहता है, शू कैसा रहता है, ब्लैक कलर का रहता है। तो ये रेंजिंग रड हो गया, ठीक है। अब देयर आर, अच्छा, रेंजिंग भी दो तरह से होता है, अगर सामने में दिख रहा है, मान लीजिए एक सेकेंड बता रहे हैं, मान लीजिए इस तरह से, अगर आपको ये खेत है, प्लेन सरफेस, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, आप आसानी से देख लेंगे ना,
यहाँ पे खड़ा होंगे, यहाँ पे खड़ा होंगे, तो यहाँ से यहाँ आसानी से दिख जाएगा। लेकिन यही मान लीजिए ऐसे कर्व है बना हुआ है, पहाड़ है, पहाड़ है, ठीक है। सर्वे तो कहीं भी हो सकता है, जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर, जमीन के ऊपर कहीं भी सर्वे, जहां भी कीजिए सब सर्वे है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है, तो आसानी से दिखेगा। तो इनडायरेक्ट रेंजिंग में ले जाते हैं। यहाँ पे भी एक रेंजिंग रड गाड़ देते हैं, यहाँ पे भी रेंजिंग रड गाड़ देते हैं। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मेजर किए, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मेजर किए, दोनों को जोड़ के फिर कुछ कैलकुलेशन करके यहाँ से डिस्टेंस निकालते हैं। तो इसको बोलते हैं क्या, इनडायरेक्ट रेंजिंग। जो डायरेक्ट दिख रहा है डायरेक्ट रेंजिंग, और जो इनडायरेक्ट दिख रहा है इनडायरेक्ट रेंजिंग, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट जो आपका देयर आर 3 रेंजिंग रॉड। अगर 3 रेंजिंग रॉड जरूरत होगा डायरेक्ट रेंजिंग के लिए, अगर डायरेक्ट रेंजिंग कर रहा है तो 3 रेंजिंग रॉड कम से कम होना चाहिए मिनिमम। और 4 किसके लिए हो रहा है, 4 रेंजिंग रॉड किसके लिए होना चाहिए, इनडायरेक्ट रेंजिंग के लिए। तो रेंजिंग सबसे पहले है क्या, तो रेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ अलाइनिंग द पॉइंट्स इट अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट्स देने का काम करता है। इट इज डन बाई यूजिंग रॉड। किसके थ्रू किया जाता है, यूजिंग रॉड्स के द्वारा किया जाता है। देयर आर 3 रेंजिंग रॉड रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रेंजिंग। जो 3 रड होता है, 3 रेंजिंग रड डायरेक्ट रेंजिंग के लिए होता है। और 4 जो होता है मिनिमम, मिनिमम ज्यादा और ज्यादा लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जितना ज्यादा लगेगा उतना एक्यूरेसी देगा, ठीक है। लेकिन मिनिमम की बात कर रहे हैं, मिनिमम 3 रेंजिंग रड चाहिए डायरेक्ट के लिए, और 4 रेंजिंग रड चाहिए इनडायरेक्ट के लिए, ठीक है। एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग इज कुमुलेटिव पॉजिटिव, ठीक है। और इसके मदद से मतलब इससे जो एरर आएगा वो कुमुलेटिव पॉजिटिव ऑलवेज आएगा, ठीक है। क्या होता है आगे समझा रहे हैं, बहुत सारे एरर आपको दिखाएंगे। अब देखते हैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देखते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन चेनिंग पढ़े, रेंजिंग पढ़े, दो तरह का हम मेथड पढ़े थे। चेनिंग जिसको चेन द्वारा कर रहे थे, रेंजिंग जिसको रड द्वारा कर रहे थे। तो बिल्डिंग में दोनों ऑब्स्ट्रकल करेगा। अगर बीच में बिल्डिंग है, मान लीजिए बीच में बिल्डिंग है और इधर से रोड जा रहा था, हमको मेजर करना था, बीच में बिल्डिंग आ गया, तो चेन से भी संभव नहीं है। बीच में घर के तोड़ के ले जाइएगा चेन नहीं, रॉड भी बिल्डिंग वा इतना को तो रॉड लाइएगा नहीं, ठीक है। उससे कम ही रॉड, बहुत कम रॉड रहेगा, लेंथ का रहेगा। तो दोनों ऑब्स्टकल किया, ठीक है। यहाँ पे दोनों ऑब्स्ट्रक्शन है इसका मतलब, जो बिल्डिंग है तो ना चेनिंग संभव है ना रेंजिंग संभव है। रिवर की बात करते हैं तो रिवर में चेनिंग संभव है, पानी में घुस के तो चेन ले नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो रेंजिंग संभव है, हाँ रेंजिंग संभव है। एक रेंज इधर रहेगा, एक रेंजिंग रॉड नदी के इस पार डाल देंगे और दूसरा रेंजिंग रॉड नदी के उस पार डाल देंगे, ठीक है। हिल आ गया, पहाड़ आ गया, तो पहाड़ में आप चेन के मदद से ले जा सकते हैं, लेकिन रेंजिंग वहां पे नहीं हो सकता है, ठीक है। इनडायरेक्ट रेंजिंग करना पड़ेगा वहां पे। फॉरेस्ट है तो रेंजिंग करेंगे, सॉरी चेनिंग कर सकते हैं, रेंजिंग नहीं कर सकते। बीच में पेड़ आ गया, ठीक है, ले जा रहे थे बीच में पेड़ आ गया, ठीक है, तो इस तरह से हम नहीं रेंजिंग नहीं कर सकते। तो ये हो गया कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। लिमिटेशन, नो डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बताता है, ये ज़्यादा एरिया के लिए, लार्ज एरिया के लिए नहीं है, ठीक है। एंगुलर मेजरमेंट नहीं देता है, एलिवेशन के लिए नहीं है, एक इरेगुलर एरिया के लिए नहीं है, ठीक है, इरेगुलर वॉल्यूम के लिए नहीं है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे करेक्शन इन चेन सर्वेइंग और लीनियर मेजरमेंट। मतलब चेन सर्वेइंग अगर हम कर रहे थे, चेन सर्वेइंग और या लीनियर मेजरमेंट कर रहे थे, तो उसमें एरर आ सकता है। किस किस वजह से एरर आ सकता है और उसको हम लोग करेक्ट कैसे करेंगे, करेक्शन कैसे करेंगे। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो एक्सप्लेन भी कर देंगे, वैसे इतना ही याद रखे तो आपको काम चल जाएगा। लेकिन इसके एक्सप्लेन करने से क्या होगा कि है क्या जो समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो एक बार पढ़ने के बाद हम लोग बस इतना याद रखते हैं कि करेक्शन फॉर स्लोप क्या होता है, तो ऑलवेज निगेटिव। करेक्शन फॉर मिस अलाइनमेंट क्या होता है, ऑलवेज निगेटिव। करेक्शन फॉर पुल क्या होता है, निगेटिव पॉजिटिव जीरो, ऐसा करके याद रखते हैं। जब आप गेट की तैयारी कीजिएगा तो बस इतना ही याद रखिएगा। लेकिन अभी सेमेस्टर पेपर है तो थोड़ा सा उसको समझा भी देंगे कि है क्या, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, करेक्शन इन चेन सर्वेइंग। करेक्शन चेन सर्वेइंग में करेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। मैंने एरर आया होगा उसको करेक्ट करना है, एरर आया होगा उसको करेक्ट करना है। तो पहला एरर क्या है,
करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और अब्सोल्यूट लेंथ, जो लेंथ में करेक्शन करना है, ठीक है। तो कैसा होता है आगे एक्सप्लेन करेंगे, अभी खाली यहाँ पे शॉर्ट में लिख दें कि जब आप रिवीजन कीजिएगा तो बस इतना ही याद रखना है कि जो अब्सोल्यूट लेंथ में जो करेक्शन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव निगेटिव जीरो, तीनों तरह का करेक्शन हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, मतलब लेंथ बढ़ भी गया होगा घट भी गया होगा, या ना बढ़ा होगा ना घटा होगा, ठीक है। तो अब अब्सोल्यूट लेंथ में जो करेक्शन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव जीरो होता है। फिर स्लोप में, अगर मान लीजिए स्लोप में हम मेजरमेंट कर रहे थे तो उसमें एरर कैसा आया होगा, तो एरर इसमें हमेशा पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आता है, तो करेक्शन कैसा करना पड़ता है, निगेटिव। बैलेंस करने के लिए अगर एरर पॉजिटिव आ गया है तो उसको बैलेंस कैसा कीजिएगा, निगेटिव से कीजिएगा, ठीक है। मिस अलाइनमेंट, अगर अलाइनमेंट ही गलत हो गया था तो उसमें ऑलवेज निगेटिव, यानी इसका एरर कैसा रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा, तो करेक्शन कैसा होगा, निगेटिव होगा। कैसा होगा आगे देखते हैं। करेक्शन फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि गर्मी के दिन में सिरिंग कर गया, सिकुड़ गया, सॉरी ठंडा के दिन में सिकुड़ गया, ठीक है, सिकुड़ गया मतलब लेंथ छोटा हो गया, तो करेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसी गर्मी में बढ़ गया तो करेक्शन क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। अगर नेचुरल रहा, कोई कोई दिक्कत नहीं है तो जीरो होगा, ठीक है। तो करेक्शन फॉर टेम्परेचर, करेक्शन फॉर पूल, खींचने से निगेटिव पॉजिटिव जीरो भी आ सकता है। करेक्शन फॉर सैग, निगेटिव ऑलवेज। इसी तरह से सी लेवल की बात करें, निगेटिव ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जब याद कीजिएगा तो बस इतना ही ऑब्जेक्टिव, यही यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस इतना ही पूछा जाएगा। करेक्शन इतना ही तरह के है, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। करेक्शन फॉर पुल, निगेटिव पॉजिटिव जीरो ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। तो लिखिएगा ऑल ऑफ द एबव, तीनों होता है, निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है। करेक्शन फॉर टेम्परेचर, निगेटिव पॉजिटिव जीरो होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर करना होगा। तो यहाँ पे लिख दिए, जब रिवीजन कीजिएगा याद कीजिएगा तो बस यही याद करना है, आगे वाला चीज नहीं देखना है। लेकिन अभी समझा देते, टोटल समझा देते। तो चलिए एक बार मेरे साथ रिवाइज कीजिए। करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और अब्सोल्यूट लेंथ, पॉजिटिव निगेटिव जीरो। करेक्शन फॉर, अच्छा कहीं उल्टा भी पूछ दे सकता है, उल्टा भी पूछ दे सकता है, एरर की बात कर देगा तो या एरर तो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव जीरो होगा, ठीक है। करेक्शन फॉर स्लोप, करेक्शन एरर पूछेगा तो पॉजिटिव, करेक्शन कैसा होगा, निगेटिव, उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है। तब एगो याद रखिए, उसका एरर पूछेगा तो उसका उल्टा कर दीजिएगा। करेक्शन फॉर स्लो बोलेगा निगेटिव ऑलवेज, ठीक है। करेक्शन फॉर मिस अलाइनमेंट, निगेटिव ऑलवेज। करेक्शन फॉर टेम्परेचर, निगेटिव पॉजिटिव जीरो। आई होप क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए चलिए करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और ऑब्सोल्यूट लेंथ की देखते हैं। इफ ओरिजिनल लेंथ ऑफ चेन इज नॉट इक्वल टू इट्स एक्चुअल लेंथ, अगर जो आपको एक्चुअल लेंथ था, जैसे 30 मीटर का चेन था और 30 मीटर नहीं रहा, 29 मीटर हो गया, 31 मीटर, उतना नहीं भागता है, 0.02 mm ऐसे करके भागता है, ठीक है। फिर एग्जाम्पल लेने के लिए ऐसा ही बता रहे कि 30 मीटर का है तो 29 मीटर हो गया, 31 मीटर हो गया, या 30 मीटर आ गया। तो इफ ओरिजिनल लेंथ ऑफ चेन इज नॉट इक्वल टू इट्स एक्चुअल लेंथ, इन दैट केस मेजर्ड लेंथ विल बी लॉन्ग, हेंस वी नीड टू अप्लाई दिस करेक्शन टू बी मेजर्ड लेंथ, ठीक है। तब हम लोग को उसमें क्या करना पड़ता है, एक करेक्शन करना पड़ता है। अगर एरर आ जाता है तो उसमें हम लोग को करेक्शन करना पड़ता है। तो ओरिजिनल मान लेते हैं कि ओरिजिनल लेंथ कितना था, एल था, और रॉन्ग लेंथ कितना हो गया, एल डैश, मतलब पहले 30 मीटर का था, अब मान लीजिए 29 मीटर हो गया, कितना हो गया, नहीं कहाँ भाग गया, मान लीजिए 29 मीटर हो गया, तो जो ओरिजिनल था उसको एल मान लिए, और जो रॉन्ग लेंथ था उसको कितना मान लिए, एल डैश मान लिए। तो करेक्शन पर चेन कितना हो गया, एक लेंथ में कितना करेक्शन हो जाएगा, एल माइनस एल डैश, एल माइनस एल डैश। जैसे मान लीजिए 30 - 29, 30 - 29, तो 1 मीटर हो गया। 1 मीटर क्या हुआ, अब समझिए तो घटा था ना, घटा ना, तो ईरर कैसा आ गया, ईरर कैसा हुआ, यहाँ पे घटा तो निगेटिव हो गया। करेक्शन क्या कीजिएगा, पॉजिटिव, 29 में एक जोड़िएगा तब तो 30 होगा, तब न 30 होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसी की बात कर रहे हैं, तीनों की करेंगे, ठीक है। तो चेन हम कैसा करेंगे, पहले तो करेक्शन पर चेन निकालेंगे, कितना होगा, तो एल डैश माइनस एल, जो चेंज हुआ माइनस जो ओरिजिनल था, ठीक है। अब पर यूनिट, एक यूनिट में कितना हुआ, तो एल डैश माइनस एल बटा एल, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। करेक्शन इन मेजर्ड लेंथ, तो कितना होगा, जो टोटल मेजर हुआ जितना लेंथ, मान लीजिए 30 मीटर का लेंथ था, 30 मीटर का चेन था, इससे मापा गया 200 मीटर का डिस्टेंस, 200 मीटर का डिस्टेंस मापा गया, तो यहाँ 200 मीटर से गुना कर देंगे। पहले तो देखिए
कोई चीज़ कैसे निकालते हैं, एक 5 सेब का दाम 15 रुपया है, तो बोलेंगे 8 सेब का दाम बताओ, तो डायरेक्ट नहीं बताएंगे, आप क्या करेंगे, पहले एक सेब का दाम निकालेंगे। जैसे 5 सेब का दाम है 15 रुपया, एक सेब का 8 सेब का दाम बताओ, तो डायरेक्ट बता देंगे, नहीं बताएंगे। आप कैसे बताएंगे, पहले 15 में भागा देंगे 5 से, तो 3 रुपया आया, तो 8 या 24 रुपया, ऐसे बताते हैं ना। तो उसी तरह से एक यूनिट का निकाल ली, एक यूनिट का निकाल ले, और जितना का बोलेगा उतना में गुना कर देंगे। तो एक यूनिट का कितना हो गया, एल डैश माइनस एल बटा एल। अब ये जो करेक्शन इन मेजर्ड लेंथ, एल मीटर का मापा गया होगा, जैसे 200 मीटर का, 300 मीटर का कोई लेंथ मापा गया, उसी को कैपिटल एल से डिनोट कर रहे हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल एल से। तो करेक्शन कैसा होगा, एल डैश माइनस एल बटा एल गुने कैपिटल एल। ये एल क्या है, कैपिटल एल क्या है, यहाँ पे मेजर्ड लेंथ, मेजर्ड लेंथ जो मापा जाएगा। जैसे आपको पूछा गया 8 सेब का दाम, 10 सेब का दाम, उसी तरह से एल मीटर में, यानी 200 मीटर में, 300 मीटर में कितना करेक्शन आया। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं, यही फॉर्मूला यूज करके। तो आइए एक न्यूमेरिकल बताते हैं। दिस करेक्शन कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। तो ये तो पहले ही आपको शुरू में याद करवा दिए कि इसका करेक्शन कैसा